बाद अगले साल जो है इन्होंने 17-18 में कम करके कर दी 6.31। उसके बाद वर्ष 18 और 19 में फिर इसको कम कर दिया, इसको कर दिया 5.87 और 1920 के अंदर इसको कम कर दिया इन्होंने 4.63 कर दिया। और इस 2 साल से कोई सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी देने की बजाय किसान को लूटना शुरू कर दिया। रुपए प्रति कनेक्शन के हिसाब से सरकार ने लोगों से जमा करा लिया। 80,000 ऐसे कनेक्शन आज इस प्रदेश में है जिनका ये 3 से 5 लाख रुपया जो जमा कराए आज 7-8 वर्ष हो गए, जिसका ब्याज सरकार खा रही है पैसे का। और ये जो इलाका है आपका यमुनानगर के साथ सढौरे का, बिलासपुर का, इस एरिया में किसान ने जो ट्यूबवेल के लिए पैसे जमा कराए थे, जिस कंट्रैक्टर को मोटर डालनी थी, जिसने ट्यूबवेल में पाइप लगानी थी, वो कंट्रैक्टर ही भाग गया। पैसे किसान से जमा हो गए और वो ये यहाँ से भाग गया। अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों ने जाकर के जब विभाग में पूछा कि हमारे कनेक्शन कब लगेंगे, तो आगे से जवाब ये था कि नए सिरे से पैसे जमा कराओगे तो कोई आपको कनेक्शन मिलेंगे। मतलब एक दफा का जो जमा कराया हुआ सरकार में पैसा, उन्होंने कोई उसको थोड़ा ही दिया था ठेकेदार को, उन्होंने तो सरकार के खाते में जमा कराया था। अब सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उनके कनेक्शन दे, लेकिन कनेक्शन देने की बजाय सरकार ने उनको आगे से ये कहा है कि आप नए सिरे से पैसे जमा कराओगे तब आपको कनेक्शन मिलेगा। मतलब किस तरह से किसान का पैसा इन लोगों ने खाने का काम किया है। उसी तरह फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले लो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 16 और 17 के अंदर बजट की कुल राशि थी 6.28। ये 17-18 में मामूली सी फिर कम हुई, ये होगी थी 6.23। उसके अगले वर्ष जो है 18 और 19 के अंदर होगी ये 4.73। उसके बाद अगले वर्ष फिर कम होगी 4.12। फिर 20 और 21 में फिर ये कम होकर के होगी 3.84। और अब जो है, अब की बार बजट का पैसा तो बढ़ा है। पैसा बढ़ने के बाद राशि कम होगी, परसेंटेज कम होगी, 3.32 कर दी। पब्लिक हेल्थ के अंदर भी इसी तरह से पैसा कम हुआ है। पब्लिक हेल्थ के अंदर 16 और 17 के अंदर तो था, कुल जो बजट था उसकी राशि 3.16। 17 और 18 के अंदर ये होगी 3.31। 18-19 में होगी 3.20। 19 और 20 में होगी 2.71 और 20 और 21 में 2.51। अब ये राशि कम होगी। अब की बार जहाँ बढ़नी चाहिए थी वहाँ 2.18 होगी, 18 होगी 2.8, 18। ग्रामीण विकास के ऊपर बहुत शोर मचाते हैं कि हमने बहुत पैसा बढ़ा दिया, बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। उसमें तो पोल निकल गई इनकी। 2016 और 17 के अंदर तो था ये 2.94। 17 और 18 के अंदर था ये 4.85। 18-19 के अंदर था 3.76। 19 और 20 में था 3.83। 20 और 21 में ये था 4.45। लेकिन इस वक्त कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, कहीं ग्रामीण विकास में पैसा नहीं लगा, तो पैसा ज्यों का त्यों सरकार के पास बचा हुआ था। तो अब की बार बजट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पिछली धनराशि भी थी, अब और आई है। उस हिसाब से इनका पैसा बढ़ना चाहिए था। इसको बढ़ाने के बजाय इन्होंने कर दिया 3.82। टोटल इसमें जो कम हुआ है, मैं निकालना, इसमें जो टोटल कम हुआ है वो मेरे ख्याल
ये इसमें टोटल कम जो हुआ ये देखने वाली चीज है। 20 और 21 के अंदर तो था ये 6,294 करोड़ का प्रावधान था। 1000 करोड़ का प्रावधान था। ये इस बार राशि जो है घटा दी गई है, उनकी बात कर दी है 5,599.39। ग्रामीण विकास ये पूंजीगत का बताओ ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये होता है पूंजीगत का। 5,599 मतलब 800 करोड़ रुपया पहले से कम कर दिया। उसके बाद अगली चीज देखने वाली है कि इसमें जो पूंजीगत खर्च होता है डेवलपमेंट जिससे होती है, इसमें जो तनख्वाह में जाएगा पैसा वो अलग है और खर्च किया जाएगा। अगर उसको आप निकालोगे तो उससे पता लगेगा कि टोटल कितना खर्च करने जा रही है पूरे साल में सरकार, ये देखने वाली चीज है। पिछली बार तो एक्सपेंडिचर जो था वो था 329 करोड़ का प्रावधान था भी इतना पैसा हम खर्च करेंगे, वो खर्च नहीं हुआ, उसको भी कम कर दिया। अब की बार टोटल जो खर्च करेंगे वो करेंगे 152 करोड़। एक एमएलए को साल में 5 करोड़ रुपए देती है सरकार, 450 करोड़ तो एमएलए का ही हो गया, तो सरकार कहां खर्च करेगी? सरकार के पास तो एमएलए को पैसा देने के लिए भी नहीं होगा डेवलपमेंट। मतलब किस तरह से आंकड़े दिखाए गए, हमने इतने 1000 करोड़ का बजट कर दिया इस डिपार्टमेंट का, उसमें जो है निवेश जो होना है, टोटल खर्च होना है, वो तो कहीं तो मेरे ख्याल सैकड़ा भी पार नहीं करेगा। कई जगह तो ऐसी होगी, कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिनके अंदर कहीं 20 करोड़, कहीं 50 करोड़, कहीं 40 करोड़। हेल्थ का इससे भी ज्यादा दिवालिया पिटा हुआ है। आपको हेल्थ का जब बताऊंगा तो आप कहोगे कि 4 मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हेल्थ का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। इसमें शिक्षा के ऊपर बहुत जोर लगाया जाता है, बारी बारी हर बार चर्चा करते हैं हम शिक्षा के ऊपर, पता नहीं क्या नया करके दिखाएंगे। अब की बार 4000 प्ले स्कूल बनाएंगे। शिक्षा के अंदर 16 और 17 के अंदर था 13.34, अगले वर्ष ये थोड़ा सा बढ़ा था 14.24 हो गया, उसके बाद ये 12.96 हो गया उससे अगले साल 18-19 में। 19 और 20 के अंदर ये कम होकर के 11.61 रह गया। 20 और 21 के अंदर फिर ये 14.17 हो गया। अब की बार बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल तो स्कूल तो सारे बंद थे, खर्च कहाँ किया? सारा का सारा पैसा बचा हुआ था, तनख्वाहें भी आधी थी, खर्चा तो कहीं था ही नहीं, नए स्कूल नहीं बनाए, नया कुछ किया नहीं। तो इसको बढ़ाना चाहिए था, इसको बढ़ाने की बजाय 2.3 कम कर दिया, 12.14 कर दिया, इसको 12.14 कर दिया। कहाँ तो डंके बजा रहे थे कि हम पता नहीं एजुकेशन में क्या करेंगे। 40,000 टीचर लगभग आज भी हरियाणा प्रदेश में कम है। जब 40,000 टीचर कम होंगे तो फिर प्ले स्कूल में इनको खिलाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, कहां से लाओगे? मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ आंकड़े दिखा करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। हकीकत यह है कि इस प्रदेश को इस भाजपा और इनके सहयोगी लुटेरों ने जहां प्रदेश को लूट लिया, वहीं प्रदेश को दिवालिया भी कर दिया। अब आप ले लो स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के अंदर 16-17 के अंदर था 3.98, 17-18 में ये 3.25 हो गया, फिर ये 4.14 हो गया, फिर ये 3.80 हो गया, फिर ये 4.57 हो गया। अब की बार 3 मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, 4 मेडिकल कॉलेज। पैसा खर्च करने के लिए है, तनख्वाह में लग जाना है सारा का सारा। कहां से कॉलेज बनाएंगे?
उसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि हम डॉक्टर ले लें। उसमें उन्होंने कहा था कि 350, इसको निकालिए, कोई 350 के करीब तो मेडिकल के कोई जो डॉक्टर है वो लेने हैं, और कुछ पब्लिक के ये पास नहीं हेल्थ का हेल्थ का निकालो। साढ़े 700 डॉक्टरों की कमी बताई, और उसके अंदर 350 तो नए मेडिकल अफसर लेने थे, क्रिएट करेंगे, और 60 के करीब डेंटल के नई पोस्ट भर्ती करेंगे। सर्जन्स के पदों की भर्ती की बात की गई। अगर इनको मिला भी ले तो 410 बनते हैं। उसके बावजूद भी 340 डॉक्टरों की फिर कमी है। डॉक्टर तुम्हारे प्रदेश में तुम्हारे पास है नहीं, भर्ती के लिए तुमने ऑलरेडी बता दिया कि हम इतने भर्ती कर सकते हैं, इससे ज्यादा भर्ती करेंगे तो तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। इस बजट का सारा पैसा फिर तनख्वाह में भी आगे डॉक्टरों को देने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो फिर मेडिकल कॉलेज कहाँ से आएंगे? फिर मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे? यूनिवर्सिटी का भी क्या मेडिकल साइंस करनाल के अंदर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। मुझे लगता है कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी जो थी, जो हमारे टाइम की देन थी, उसका नाम बदलेंगे, उसका नाम उपाध्याय कर देंगे। उसका तो बदल दिया है सर, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया ना। कर तो दिया उसका, वो तो जो नई बनाने की बात कर रहे हैं ना, ये वहाँ पे है, उसको पर उसको बनाएंगे कहाँ से? उसके लिए पैसा कहाँ से लेंगे जब स्टेटस दे देंगे। एक नया पैसा इनके पास है नहीं। ये हालत है जो इनकी, ये जो मेन डिपार्टमेंट्स है इनके अंदर इनके पास खर्च करने को पैसा नहीं, कर्जा ही कर्जा है। अब जहाँ कर्जे की बात है, पहले वर्ष तो 16 और 17 में मैं आपको एक नई चीज बताना चाहता हूँ। हमारे टाइम में 2000-2005 की उस वक्त में टोटल जो प्रदेश की सरकार का कर्जा था 66 से लेकर के तब तक 23,900 कुछ रुपए था, करोड़ रुपए था 40 साल में 40 वर्ष में। 600, एक साल के 600 बनता है। एक साल में अगर उसको निकालोगे तो 600 करोड़ रुपया बनेगा। हमारी जब गवर्नमेंट थी, मैं तब का आपको और बता देता हूँ, 99 से लेकर के 2004 तक लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने लिया सरकार ने, और उसमें 7300 करोड़ रुपया जो कर्जे का था वो उन 5 साल में वापस कर दिया। पीछे जो बचा था टोटल कोई 2700 करोड़ के करीब, विकास कार्यों के लिए उसमें जो डेवलपमेंट किया हमने हमारे कार्यकाल के दौरान, जो डेवलपमेंट पे खर्च हुआ वो आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी सरकार नहीं कर पाई इस प्रदेश में। हमने 6,000 करोड़ के लगभग डेवलपमेंट के कामों पे खर्च किया, जो अपने आप में आज भी रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी अमाउंट की डेवलपमेंट हमारे प्रदेश में नहीं कराई। तनख्वाहों में पैसा बांटा, कर्जा उतारने में पैसा लगाया। और उस वक्त जो नई चीज थी, हमने हमारे शासनकाल के दौरान इस तरह के प्रदेश के अंदर मतलब काम किए जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ा। और रेवेन्यू जब बढ़ा, जब हमने सत्ता से बाहर हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सत्ता में आया था तो 2000 करोड़ रुपया खजाने में हमने सरप्लस छोड़ा था। रेवेन्यू डेफिसिट का भी नहीं हुआ। वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। रेवेन्यू का डेप्रिसिएशन कभी नहीं हुआ एक बारी में। 2008 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमारी उस पॉलिसी की वजह से बचता रहा, ठीक ठाक हालत में सरकार चलाता रहा। उसके बाद से आज तक
2008 से लेकर के आज तक रेवेन्यू डेप्रिसिएशन भी होता है, कर्जा लगातार बढ़ता है। उस 44 साल का तो कर्जा ये था, और अब जो है कर्जे की हालत देखो आप। राज्य से घटा 3.29%। एक मिनट, अब जो कर्जा है वो 2016 और 17 में बीजेपी की सरकार ने कर्जा लिया था 1,24,603 करोड़। करोड़ रुपया। अब वो बढ़ करके पिछले वर्ष का बताता हूं आपको, पिछले वर्ष तक ये हो गया था 1,99,823। ये भी संशोधित अनुमान है, एक्चुअल नहीं है। ये भी संशोधित है, एक्चुअल तो खत्म होने वाला है। मार्च का एंड महीना जो खत्म होगा उसके बाद पता चलेगा। अब जो कर्जा है सरकार ने जो लिया है वो सारी की सारी हदें पार कर दी। इस एक वर्ष के अंदर 56,000 करोड़ रुपया, 58,000 करोड़ रुपया कर्जे के रूप में सरकार ने लिया है। अब की बात ये बढ़ करके 2.43 लाख 2,43,373 रुपये बनता है। अगर यही राशि रही ज्यादा लिए तो भी बढ़ सकता अगर इससे ज्यादा कोई कर्जा लेंगे, ये मुझे लगता है और ज्यादा ले लेंगे, अगर यही राशि रहती है तो आपको हैरानी की बात है कि जो लगभग आपका बजट है उसका 30.80 बन जाता है। 1 लाख कर्जा लेके पैदा होगा। दूसरी तरफ सरकार ने उनकी बार एक नई चीज के आंकड़े और दर्शाए थे, उनमें खुद फंस करके खड़े हो गए बेचारे। इन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है इन्होंने कहा था कि जब हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो अब 1 लाख नहीं, इन्होंने ये दिखाया था कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है एक बेहतर दिखाई थी पिछले वर्ष। अब की बार वो घट करके एक 63, खुद मुख्यमंत्री ने बताया भी 1,63,000 कुछ समथिंग पैसा है। खुद ने माना कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम होगी, जबकि बहुत बड़ा झूठ है। आज की डेट के अंदर जिस ढंग से कर्जा है उससे हमारे यहाँ जो भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा साथ में आता है। पैदा होने वाले पे 1 लाख है तो फिर जो ऑलरेडी जो है प्रदेश के अंदर उन सब पे तो इतना कर्जा है। 1 लाख रुपया कर्जा लेकर के पैदा होता है। क्या है बताओ ना, क्या है क्या होगी? ये बता दी ना, ये वाली नहीं। बता दी, प्रति व्यक्ति आय जो इसने बताई थी मुख्यमंत्री ने, है तो नहीं। हाँ वो तो वही बात मैंने करी है कि हकीकत में तो कोई आय है नहीं, हकीकत में तो कर्जा है सबके सिर के ऊपर। उसके ही रायदार गन्ने का रेट सबसे ज्यादा दे रहे हैं, कह रहा है मुख्यमंत्री। हमारा गन्ना यूपी में जाता है, यहाँ तो मिलों की कैपेसिटी नहीं है कि जिसके अंदर गन्ने की पिराई हो सके। पानीपत की मिल तो अब तक भी चालू नहीं हुई है, इसलिए जींद तक का, पानीपत तक का, सोनीपत तक का किसान जो है यूपी जाके गन्ना बेच के आता है। और यूपी से उन्हें 1.5 वर्ष हो गया, अब तक गन्ने की कोई पेमेंट नहीं मिली। हरियाणा के अंदर जो शुगर मिल है उनकी हालत जो है वो ये है कि अब तक 608.62 करोड़ रुपया गन्ने की आज भी बाकी है हमारा किसान का जो है, उसको आज तक उसकी पेमेंट नहीं मिली। मतलब किस तरह से सफेद झूठ सरकार में बैठे लोग बोल रहे हैं। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, नई चीज आ रही है, 75% आरक्षण दे दिया, हम पता नहीं क्या कर देंगे आगे नौजवानों के लिए। अभी से कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में अब सारे नौजवान तैयार हो जाएं, हम सबको भर्ती कर देंगे। उनसे पूछो ना, तुम नौजवानों को वोट जब लेने जा रहे थे तब कह रहे थे भी 11-11 हजार रुपया पढ़े लिखे बच्चों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कहाँ है तुम्हारा?
अगर तुम्हें नौजवान की इतनी फिक्र थी तो फिर 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता सरकार में शामिल होकर के क्यों नहीं दिलवाया? वो नहीं दिलवा सके। और 75% नौकरी की बात करते हैं। बेरोजगारी हमारे प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा है, 26.4 है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार कोई युवक किसी प्रदेश का है, इतने छोटा प्रदेश होते हुए सबसे बड़ी संख्या में बेरोजगारी हमारे यहाँ है, जबकि हम एनसीआर में बैठे हैं। हम दिल्ली के चारों तरफ हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, दिल्ली के बहुत सारे रोजगार हरियाणा के लोगों के पास है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने ये जो डीसी रेट कह रहे हैं ना आजकल, ये डीसी रेट नहीं है, ये दुष्यंत कॉन्ट्रैक्ट रेट है। 1 महीने की तनख्वाह पहले लेते हैं और फिर किसी गरीब को कोई महीने में ये डीसी रेट पे कोई साल 6 महीने के लिए लगाते हैं। इन्होंने तो जिन बच्चों का भविष्य सुधारने की बात करते थे उनको भी लूट लिया बेचारों। अनेक लोग ऐसे हैं जो ये बात खुल करके कहते हैं। मुख्यमंत्री को बजाय इस तरह की बजट के अंदर झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने के, जो रजिस्ट्री घोटाला है, जो शराब का घोटाला है, कांग्रेस के लोगों ने तो इस पर चर्चा भी नहीं करी कहीं। कांग्रेस के लोगों ने तो ना तो शराब घोटाले को ये कहा कि कोई पटल पे ला करके रखो, इसलिए नहीं रख रहे थे कि उस शराब घोटाले में जो शामिल था भूपेंद्र सिंह नाम का लड़का, भूपेंद्र सिंह नाम था क्या उसका, है भूपेंद्र दहिया, वो भूपेंद्र दहिया जो इसमें शामिल था, उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 21 लाख रुपए इसके लोकसभा के चुनाव में दिए थे। ये तो बोल ही नहीं सकता बेचारा, क्योंकि ये तो खुद उनसे पैसे लेता है जो इस तरह का धंधा करने वाले लोग। ना रजिस्ट्री घोटाले का जिक्र था, ना शराब घोटाले का जिक्र था। मुख्यमंत्री को दोनों घोटालों की जांच पूरी हो चुकी है। इसके लिए पटल पे रखना चाहिए कि जांच में कौन दोषी है, क्या है, उनके नाम बताने चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब और तो मैं आपको ज्यादा बताऊंगा तो फिर आपका भी बहुत दिन, जो आज का छुट्टी का मैंने वैसे तो खराब कर दिया आपका, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि कल इस पे चर्चा होनी है। तड़का लगता है, ज्यादा तड़का लगता है, ज्यादा बोलते ज्यादा तड़का लगता है। हाँ, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने किसी में कोई पैसा बढ़ाया हो। जो आप देखो कि जो सबसे जरूरी हमारी जो नीड है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, बिजली है, हेल्थ है, ग्रामीण विकास है, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, उन सब में पैसा कम कर दिया। ठीक है, तो आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। ये सर एक सवाल है कि सरकार ने बजट में रेवेन्यू की शिफ्ट कितनी हो रही है इस साल, ये नहीं दिखाया, तो क्या माना जाए कि ये जो एलोकेशन है ये तो फर्जी है? नहीं है ये बजट के ग्लांस में लिखा है, इसमें है लिखा हुआ है, आप पढ़ो पहले उसको, सारे को अच्छी तरह से। हमने सारा पढ़ा है बजट और मैंने जो बात आपके सामने रखी है, ये इनकी अपनी जो बुक्स हैं, जो बजट के ऊपर इन्होंने किया है, ये उसी में से निकाल करके आपके सामने बताया है। कम है पर है। हाँ है सर, कम है। सरकार के मंत्री का कहना है कि हमारा बजट जो बढ़ा है, मतलब कर्जा बढ़ा है, बजट भी बढ़ा है। पिछली सरकारों में बजट कौन सा मंत्री कहता है मुझे? नहीं, वो ऐसे नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं। नहीं, जो मंत्री ये कह रहा है मेरी ख्याल वो अनपढ़ है, फिर उसको शायद पढ़ना नहीं आता। शायद उसने बजट की जो बुक्स है, बजट जो अब की बार है, उसने निकाल करके नेट से निकाल करके देखा नहीं होगा, या मेरी ख्याल देखना नहीं आता होगा जरूर। वो केवल नहीं, मैं आपको बताऊं, सुनो। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन सा कोई इकोनॉमिक्स से बीए करके आया हुआ है? जीडीपी की
जो 5% का दायरा है उसके 3.8% जो बता रहे हैं लोन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं दायरे में जीडीपी लोन भी ले बता रहे हैं। देता हूँ मैं आपको एक जीडीपी का एक उदाहरण देता हूँ एक मिनट में आपको आपको सुनकर क्या हैरानी होगी। जीडीपी जो है हमारे यहाँ -5% सन 1950 के अंदर लगातार बढ़ती रही है। सन 1950 में 50% थी कृषि की, जो घट करके 16 पॉइंट कुछ रह गई, अब आपके पास -57 है, और अब की बार वो है जो -57 5.7 है। अब इससे ज्यादा बुरी हालत और क्या करेंगे ये प्रदेश की, जिसका सन 1950 के अंदर है जो देश में 50% से ज्यादा कृषि की अकेली जीडीपी थी, आज वो हमारे यहाँ माइनस में चलेगी। जबकि कृषि के मामले में हम 1950 से अब तक बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, लेकिन सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से ये सारी चीजें हुई। ये वृद्धों की पेंशन में बढ़ोतरी वो आपका बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात करी मुख्यमंत्री ने कि हमने 250 रुपया बढ़ाया। 250 बढ़ाने की बजाय अब की बार 63 रुपया बुजुर्गों का खा गई। जनवरी से नदी का पर आप 250 के हिसाब से 3 महीने का तो खाएंगे, अप्रैल से शुरू कर रहे हैं 1 अप्रैल से, वो 3 महीने का उसका कम करोगे तो ये टोटल पैसा 187 रुपये बनता है। तो 63 रुपया खा गए कि नहीं खा गए बुजुर्गों को, दिया कहाँ है? दावे तो कर रहे थे हम 5100 देंगे, 11,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, बजाय अपने वायदों को पूरा करने के बजाय उस बुजुर्ग आदमी के भी 63 रुपये महीने के इन्होंने खाने का काम किया है। अभय जी, क्या आपको लगता है आप विधानसभा के अंदर होते तो ज्यादा बेहतर होता? ये आप बताओ, यहाँ बेहतर नहीं हो, आप बताओ। यहाँ जो मैंने कहा है आप क्या पूछोगे नहीं इनसे है। दूसरी बात ये है कि एक चर्चा ये भी है कि डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष आपके रिजाइन देने के बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आप जो कितने दिन रिलैक्स महसूस करेंगे ये बताओ है? उनको सामने फिर बहुत दिखाई दे रहा है। कल को जब चुनाव होगा तब वो किसी काम में कैसे बढ़ेंगे? उनको जहां रिलैक्स हो रहे हैं उतनी चिंता भी सता रही है, नींद भी नहीं आती इनको। ये तो रोज यूं सोचते हैं इलेक्शन कमीशन किसी तरह इसको 1-1.5 साल के लिए आगे कर दे, लेकिन ये चुनाव तो 6 महीने में होगा। और जब 6 महीने में होगा तो मैं एक चीज आपसे कह सकता हूँ कि ना कालका में घुस सकते और ना इलाहाबाद में घुस सकते। इलाहाबाद में तो आपको जनता से मुकाबला करना पड़ेगा, उन्होंने दावा किया। मुकाबला जनता ने करना है, मैंने नहीं करना है। मैंने तो बहुत खुली छूट दिया। अब जैसे साथी ने मेरे से पूछ लिया था कि वहां से दिग्विजय लड़ेगा, मैं बोला दिग्विजय क्यों, उसका बाप लड़ ले, उसका भाई लड़ ले। रोज ये कहते थे मेरे लिए कि हमारी वजह से अब ऐसे विधानसभा पहुंच गया, अब वो चारों आ जाए ना लड़ने के लिए, उनको वहम निकल जाएगा, पता चल जाएगा। ये चुनाव इलाहाबाद का अब की बार एक चीज का और फैसला करेगा कि चौधरी देवीलाल का असल वारिस कौन है और चौधरी देवीलाल की नीतियों को कौन आगे ले जा सकता है। इस बात पे इलाहाबाद के लोग इस बाई इलेक्शन में वोट लगाएंगे, ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब ये रोज के ड्रामे जो चौधरी साहब की फोटो लगा करके लड्डू बांटे थे ना, चौधरी साहब की फोटो लगा के लोगों ने क्या किया इनके साथ, देखा नहीं आपने? हमारे गांव में चौटाला गांव के अंदर कल अजय सिंह का जन्मदिन मना रहे थे। हमारे गांव के अंदर लोगों ने जो लड्डू ये बांट रहे थे वो तो जहां राख के ढेर लगे हुए थे वहां फेंकवा दिए और इनके विरोध में नारे लगाए। अगर हमारे गांव में विरोध हो सकता है तो फिर स्वागत कहां होगा इनका, ये बता दो मुझे। खट्टर साहब अपने गांव में जा सकता नहीं, ये अपने गांव में जा सकते नहीं, तो बेचारे रात को बढ़ते हैं वो भी अंधेरे में, और वो भी चोर दरवाजों से, पीछे से कोई छोटे मोटे दरवाजे रखे हुए उनमें से घुसते हैं अंदर। अगर सामने से तो आ जाए तो लोग। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ, इनके स्वाद लेने खातिर इनके नौकर टेलीफोन कर देते हैं किसानों को, कह रहे आ रहे आज, फिर अगले दिन फिर इनकी तसल्ली के लिए लोग पहुंच जाए।
इनके नौकरों पे ज्यादा डांट जब करते हैं, पिता ने गेट खोलने में देरी कर दी और कर दी, तो वो फटाक से फोन मारते हैं, हमारा भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा, हमारा पेंडा भी छूट जाएगा। इसके फरीदाबाद में भाजपा नेता ने किसी ने महिला के साथ मारपीट की और इसके अवैध संबंधों का आरोप भी है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी जानकारी में नहीं कोई चीज, जो बात मेरी जानकारी में नहीं हो, मैं उसके ऊपर कोई भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। पता नहीं क्या बात हुई है, कैसी हुई है। सर, महिला दिवस के दिन कांग्रेस के विधायक जो मार्च करते हुए जा रहे थे, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे, वो उस मामले को लेकर महिला आयोग ने नोटिस दिया है भूपेंद्र हुड्डा को, जवाब मांगा है। महिला दिवस पे मैंने आपके सामने सारी चीज क्लियर करी थी। कांग्रेस की तो कल्चर है महिलाओं को अपमानित करना। का कभी सम्मान किया ही नहीं। अगर महिलाओं का सम्मान करते हैं तो प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अपराध नहीं बढ़ते, फिर उनको रोकने के लिए बहुत कड़े कदम उठाते हैं। आप गौ माता के लिए कानून बना सकते हो, तो क्या महिलाओं के लिए कानून नहीं बन सकता? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप सख्त कानून बनाओ जिससे हर आदमी को भय महसूस हो कि अगर तूने कोई गलती करी तो इसकी सजा बहुत सख्त है। वही नशे पे रोक लगाओ। नशे की हालत आज ऐसी है हमारे प्रदेश में, जो नशे की रोकथाम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, नारकोटिक्स सेल जो बनाया था, उस सेल के अंदर जो अपॉइंटमेंट होनी थी, जो इसके लिए एडिशनल डीजी लगाया था, उसके तो बैठने की चेयर भी नहीं है। 9 महीने से कोई स्टाफ नहीं है उसके पास, तो उसने खुद प्रेस के सामने कहा है। तो फिर मुख्यमंत्री का नशा अगर नहीं रुकेगा तो ये अपराध बढ़ेंगे। उदाहरण है उसका, मेरे हल्के के अंदर कुमारिया एक गांव है, वहां एक लड़का चिट्टे का सेवन करता था, और मेरा एक हल्का तो चिट्टे के मामले में बहुत ज्यादा बदनाम रहा है। आज भी उसी तरह से वहां चिट्टा शरेआम बिकता है। पहले बीजेपी के लोग बेचते थे, आजकल जेजेपी के बेचते हैं। और जेजेपी का जो वहां का एक गांव है, मेरे बड़ा गांव है, उसका नाम है तेरे गांव का नहीं जमाल। उस जमाल का जो सरपंच है वो और उसके भतीजे चिट्टे का कारोबार करते हैं। इसके लिए पता कर लो आप जाके, सरपंच जिसके अपनी खेत की जमीन के अंदर 2 लाख रुपए की फसल नहीं होती, उसने 16 एकड़ जमीन खरीदी है। पैसा कहां से है? बिना चिट्टे के बिना नहीं आ सकता, बिना किसी गलत काम के बिना नहीं आ सकता। तो आजकल जेजेपी बीजेपी दोनों इस काम में लगी हुई है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अपराधियों को संरक्षण है इनका। मैं पोल तो एक और खोलूंगा तुम्हारे सामने, अधिकारी क्या करते हैं आजकल, वो चीज आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। लेकिन मैं आज नहीं कहना चाहता, मैं एक बारी उसकी तसल्ली कर लूं अच्छी तरह से, फिर अधिकारियों के नाम भी बताऊंगा कि किस अधिकारी ने किस तरह से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर रखे। और अधिकारी भी छोटे नहीं, IAS और IPS अधिकारी हैं, जो डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं, SSP लगे हुए हैं, जिनको कोई परवाह नहीं सरकार की, शरेआम पैसा लेते हैं। मैंने 3-4 का तो काम फिट कर रखे हैं, एक बार और थोड़ा सा हो जाए फिर बताऊंगा। ये एक इन नक्शल, मतलब आपने बजट का पूरा विस्तार से बता दिया, एक हमारी टीवी बाइट के इन नक्शल पूछे आपसे कि बजट कैसा है, जिसको हम कहते हैं संक्षिप्त में, तो आप इसको एक टिप्पणी क्या कहेंगे, क्या बजट नहीं, ये तो केवल पुरानी जो कहावत है कि सुख से जियो, कर्जा लो, अभी पियो, नट शैली है, ये कर्जा है, बजट नहीं। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो घी पियो।
यावलकर की कोट है ये क्या से लॉकडाउन के यावलकर सरकार ने भी ब्रेक किया, अपने आंकड़े भी बता रहे हैं कि पैसा नहीं यूज हुआ, तो आखिर वो पैसा गया कहाँ? तो क्या इस तरह का सरकार ये कहती है कि डेवलपमेंट नहीं हुई, हाँ वो एडमिट मानती है ना, तो फिर सरकार ही बताए ना ये पैसा कहाँ खर्च किया, पिछला बजट जो है वो कहाँ गया। इसका मतलब इन्होंने कागजों में दर्शाया, उसको कागजों में दिखाया कि हमने यहाँ खर्च किया और खर्च करने के बजाय अपनी जेब भरी। अधिकारी सरकार मिलकर के खा गई। फिर ना तो वो पैसा अगले उसमें कहीं बढ़ा हुआ दिखाया, हाँ, ना तो उसमें कहीं दिखाया बढ़ा हुआ, और ना ये बताया कि हमने कहाँ खर्च कर दिया उसको। ये कहते हैं खर्च हुआ ही नहीं। तो मुख्यमंत्री खुद ये मानता है भी खर्च नहीं हुआ, आगे बढ़ा हुआ था, आपके सामने मैंने दिखाया, इसमें कहीं बढ़ा नहीं है। जो मेजर डिपार्टमेंट है उनमें तो घटा है, सब में। और ये भी नहीं बोले कि इसको कैरी फॉरवर्ड किया है, कुछ नहीं किया। 24 घंटे लाइट पूरे प्रदेश में कर देंगे। हालत इनकी ऐसी है कि बिजली पे जो किसान को सब्सिडी मिलती थी हरियाणा में, वो पहले साल जब इनका 16 और 17 का बजट था उसमें थी, टोटल जो जितना खर्चा था उसकी 10.76। वो उसके बाद अगले साल जो है इन्होंने 17-18 में कम करके कर दी 6.31। उसके बाद वर्ष 18 और 19 में फिर इसको कम कर दिया, इसको कर दिया 5.87, और 1920 के अंदर इसको कम कर दिया इन्होंने 4.63 कर दिया। और इस 2 साल से कोई सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी देने की बजाय किसान को लूटना शुरू कर दिया। रुपए प्रति कनेक्शन के हिसाब से सरकार ने लोगों से जमा करा ली। 80,000 ऐसे कनेक्शन आज इस प्रदेश में है जिनका ये 3 से 5 लाख रुपया जो जमा कराए आज 7-8 वर्ष हो गए, जिसका ब्याज सरकार खा रही है पैसे का। और ये जो इलाका है आपका यमुनानगर के साथ सढौरे का, बिलासपुर का, इस एरिया में किसान ने जो ट्यूबवेल के लिए पैसे जमा कराए थे, जिस कंट्रैक्टर को मोटर डालनी थी, जिसने ट्यूबवेल में पाइप लगानी थी, वो कंट्रैक्टर ही भाग गया, पैसे किसान से जमा हो गए और वो ये यहाँ से भाग गया। अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों ने जाकर के जब विभाग में पूछा कि हमारे कनेक्शन कब लगेंगे, तो आगे से जवाब ये था कि नए सिरे से पैसे जमा कराओगे तो कोई आपको कनेक्शन मिलेंगे। मतलब एक दफा का जो जमा कराया हुआ सरकार में पैसा, उन्होंने कोई उसको थोड़ा ही दिया था ठेकेदार को, उन्होंने तो सरकार के खाते में जमा कराया था। अब सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उनके कनेक्शन दे, लेकिन कनेक्शन देने की बजाय सरकार ने उनको आगे से ये कहा है कि आप नए सिरे से पैसे जमा कराओगे तब आपको कनेक्शन मिलेगा। मतलब किस तरह से किसान का पैसा इन लोगों ने खाने का काम किया है। उसी तरह फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले लो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 16 और 17 के अंदर बजट की कुल राशि थी 6.28। ये 17-18 में मामूली सी फिर कम हुई, ये होगी थी 6.23। उसके अगले वर्ष जो है 18 और 19 के अंदर होगी ये 3.20, नहीं 4.73। उसके बाद अगले वर्ष फिर कम होगी 4.12। फिर 20 और 21 में फिर ये कम होकर के होगी 3.84। और अब जो है, अब की बार बजट का पैसा तो बढ़ा है, पैसा बढ़ने के बाद राशि कम होगी, परसेंटेज कम होगी, 3.32 कर दी। पब्लिक हेल्थ के अंदर भी इसी तरह से पैसा कम हुआ है। पब्लिक हेल्थ के अंदर 16 और 17 के अंदर तो था, कुल जो बजट था उसकी राशि
3.16, 17 और 18 के अंदर ये होगी 3.31, 18-19 में होगी 3.20, 19 और 20 में होगी 2.71 और 20 और 21 में 2.51। अब ये राशि कम होगी। अब की बात जहां बढ़नी चाहिए थी वहां 2.18 होगी, 18 होगी, 2.8, 18। ग्रामीण विकास के ऊपर बहुत शोर मचाते हैं कि हमने बहुत पैसा बढ़ा दिया, बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, उसमें तो पोल निकल गए। 2016 और 17 के अंदर तो था ये 2.94, 17 और 18 के अंदर था ये 4.85, 18-19 के अंदर था 3.76, 19 और 20 में था 3.83, 20 और 21 में यह था 4.45। लेकिन इस वक्त कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, कहीं ग्रामीण विकास में पैसा नहीं लगा, तो वो पैसा ज्यों का त्यों सरकार के पास बचा हुआ था। तो अब की बार बजट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पिछली धनराशि भी थी, अब और आई है, उस हिसाब से इनका पैसा बढ़ना चाहिए था। इसको बढ़ाने के बजाय इन्होंने कर दिया 3.82। टोटल इसमें जो कम हुआ है निकालना, इसमें जो टोटल कम हुआ है वो मेरी ख्याल ये इसमें टोटल कम जो हुआ है ये देखने वाली चीज है। 20 और 21 के अंदर तो था ये 6,294 करोड़ का प्रावधान था, 1000 करोड़ का प्रावधान था। ये इस बार राशि जो है घटा दी गई, अब की बार कर दी है 5,599.39। ग्रामीण विकास ये पूंजीगत का बताओ ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये होता है पूंजीगत का। 5,599, मतलब 800 करोड़ रुपया पहले से कम कर दिया। उसके बाद अगली चीज देखने वाली है कि इसमें जो पूंजीगत खर्च होता है, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट जिससे होती है, इसमें जो तनख्वाह में जाएगा पैसा वो अलग है, अब खर्च किया जाएगा। अगर उसको आप निकालोगे तो उससे पता लगेगा कि टोटल कितना खर्च करने जा रही है पूरे साल में सरकार, ये देखने वाली चीज है। पिछली बार तो एक्सपेंडिचर जो था वो था 329 करोड़ का प्रावधान था, प्रावधान था भी इतना पैसा हम खर्च करेंगे, वो खर्च नहीं हुआ, उसको भी कम कर दिया। अब की बार टोटल जो खर्च करेंगे वो करेंगे 152 करोड़। एक एमएलए को साल में 5 करोड़ रुपए देती है सरकार, 450 करोड़ तो एमएलए का ही हो गया, तो सरकार कहां खर्च करेगी? सरकार के पास तो एमएलए को पैसा देने के लिए भी नहीं होगा डेवलपमेंट। मतलब किस तरह से आंकड़े दिखाए गए, हमने इतने 1000 करोड़ का बजट कर दिया इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का, उसमें जो है निवेश जो होना है, टोटल खर्च होना है, वो तो कहीं तो मेरे ख्याल सैकड़ा भी पार नहीं करेगा। कई जगह तो ऐसी होगी, कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिनके अंदर कहीं 20 करोड़, कहीं 50 करोड़, कहीं 40 करोड़। हेल्थ का इससे भी ज्यादा दिवालिया पिटा हुआ है। आपको हेल्थ का जब बताऊंगा तो आप कहोगे कि 4 मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हेल्थ का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। इसमें शिक्षा के ऊपर बहुत जोर लगाया जाता है, भारी भारी हर बार चर्चा करते हैं हम शिक्षा के ऊपर, पता नहीं क्या नया करके दिखाएंगे। अब की बार 4000 प्ले स्कूल बनाएंगे। शिक्षा के अंदर 16 और 17 के अंदर था 13.34, अगले वर्ष से थोड़ा सा बढ़ा था 14.24 हो गया, उसके बाद ये 12.96 हो गया उससे अगले साल 18-19 में। 19 और 20 के अंदर ये कम होकर के 11.61 रह गया। 20 और 21 के अंदर फिर ये 14.17 हो गया। अब की बार बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल तो स्कूल तो सारे बंद थे, खर्च कहाँ किया।
सारा का सारा पैसा बचा हुआ था, तनख्वाहें भी आधी दी, खर्चा तो कहीं था ही नहीं, नए स्कूल नहीं बनाए, नया कुछ किया नहीं। तो इसको बढ़ाना चाहिए था, इसको बढ़ाने की बजाय 2.3 कम कर दिया, 12.14 कर दिया, इसको 12.14 कर दिया। कहाँ तो डंके बजा रहे थे कि हम पता नहीं एजुकेशन में क्या करेंगे। 40,000 टीचर लगभग आज भी हरियाणा प्रदेश में कम है। जब 40,000 टीचर कम होंगे तो फिर प्ले स्कूल में इनको खिलाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, कहां से लाओगे? मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ आंकड़े दिखा करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। हकीकत यह है कि इस प्रदेश को इस भाजपा और इनके सहयोगी लुटेरों ने जहां प्रदेश को लूट लिया, वहीं प्रदेश को दिवालिया भी कर दिया। अब आप ले लो स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के अंदर 16-17 के अंदर था 3.98, 17-18 में ये 3.25 हो गया, फिर ये 4.14 हो गया, फिर ये 3.80 हो गया, फिर ये 4.57 हो गया। अब की बार 3 मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, 4 मेडिकल कॉलेज। पैसा खर्च करने के लिए है ही, तनख्वाह में लग जाना है सारा का सारा। कहां से कॉलेज बनाएंगे? उसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि हम डॉक्टर ले रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि 350, इसको निकालिए, कोई 350 के करीब तो मेडिकल के कोई जो डॉक्टर है वो लेने हैं, और कुछ नहीं हेल्थ का निकालो। साढ़े 700 डॉक्टरों की कमी बताई, और उसके अंदर 350 तो नए मेडिकल अफसर लेने थे, और 60 के करीब डेंटल के सर्जन्स के पदों की भर्ती की बात की गई। अगर इनको मिला भी ले तो 410 बनते हैं। उसके बावजूद भी 340 डॉक्टरों की फिर कमी है। डॉक्टर तुम्हारे प्रदेश में तुम्हारे पास है नहीं, भर्ती के लिए तुमने ऑलरेडी बता दिया कि हम इतने भर्ती कर सकते हैं, इससे ज्यादा भर्ती करेंगे तो तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे। इस बजट का सारा पैसा फिर तनख्वाह में भी आगे डॉक्टरों को देने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तो फिर मेडिकल कॉलेज कहां से आएंगे? फिर मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा कहां से लेकर के आएंगे? करनाल के अंदर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। मुझे लगता है कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी जो थी, जो हमारे टाइम की देन थी, उसका नाम बदलेंगे, उसका नाम उपाध्याय कर देंगे। उसका तो बदल दिया है सर, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया ना, कर तो दिया उसका। वो तो जो नई बनाने की बात कर रहे हैं ना, ये वहां पे है, पर उसको बनाएंगे कहां से?